नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र चौहान और ट्रू हिस्ट्री प्रोजेक्ट की हमारे अमर क्रांतिकारी सीरीज में आप देख रहे हैं क्रांतिकारी, कवि, इतिहासकार और हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा के जन्मदाता विनायक दामोदर सावरकर की वीर गाथा का 7वां भाग। 1937 में सावरकर का हाउस अरेस्ट समाप्त होने के बाद से ही सावरकर का हिंदुत्व का विचार कांग्रेस की उस विचारधारा से खुलकर टकराने लगा जिसे कांग्रेसी धर्मनिरपेक्षता कहते थे और उसके विरोधी तुष्टीकरण। इसकी शुरुआत अफगान भारत सीमा के प्रांत सूबा सरहद की एक घटना से हुई। आज के पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा प्रांत तब सूबा सरहद या सीमांत प्रांत के नाम से जाना जाता था। यह एक मुस्लिम बहुल प्रांत था और यहाँ कांग्रेस समर्थक पश्तून नेता डॉक्टर खान साहिब बड़े नेता थे। एक घटना में कुछ मुसलमानों ने 4 हिंदू लड़कियों को अगवा कर उनसे दुष्कर्म किया। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के बड़े भाई खान साहिब ने घटना को महत्वहीन कहते हुए चारों लड़कियों को उनके अपहर्ताओं को सौंपने की बात कही। उस समय सावरकर बंबई प्रांत के दौरे पर थे। मीरज पहुंचने पर खरे मंदिर में एक बैठक में सावरकर ने कहा कि डॉक्टर खान के फूहड़ बयान को कांग्रेसियों ने हंसकर भुला दिया। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस के व्यवहार को राष्ट्रीय स्तर के नपुंसकों का व्यवहार बताया। फिर सावरकर जहां भी गए उन्हें कांग्रेसियों द्वारा काले झंडे दिखाए गए। कांग्रेस ने सावरकर की सभाओं का बहिष्कार किया और अपने पक्ष के समाचार पत्रों पत्रिकाओं में उनसे जुड़ी सूचना पर भी रोक लगवाई। सावरकर ने कहा कि तिलक, मालवीय, गांधी, नरीमन और अन्य नेताओं की कांग्रेस के प्रति मेरे मन में असीम आदर का भाव है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार के संबंध में कांग्रेस की चुप्पी पर मैं खामोश नहीं रहूंगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जरूरी हैं। पहला ये कि उस सावरकर का क्या हुआ जो यूरोप और अंडमान में अपने संघर्ष के कारण देश भर में क्रांतिकारी बलिदान का मूर्त रूप था। 31 जुलाई 1937 को पूना के हिंद माता मंदिर में सावरकर उन युवा छात्रों से मिले जिन्हें पुराने क्रांतिकारी सावरकर की तलाश थी। सावरकर ने उनसे कहा, आप कहते हैं कि आप मुझसे एक मत नहीं और 1908 के सावरकर को वापस चाहते हैं, परंतु आप में से कितनों को पता है कि 1908 का सावरकर भी सबको स्वीकार्य नहीं था। उन विचारों को स्वीकारने में आपको कितने दशक लग गए। यदि आप में से 5 युवा हृदय भी मदनलाल ढींगरा या अनंत लक्ष्मण कन्हेरे जैसी हिम्मत पैदा कर लें तो मैं अपने देश को सौभाग्यशाली समझूंगा। क्या आप में से कुछ लोग वैसे दुस्साहस करने की हिम्मत कर सकते हैं? फिर क्रांति की बात ही क्यों करनी? आप मेरा विरोध करते हैं, परंतु क्या आपने मेरे विचारों को पूरी तरह समझा भी है? मेरा विचार है कि भारत को पूरी तरह और संपूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र की वृहत परिकल्पना में सावरकर गैर हिंदुओं, खासकर मुसलमानों की क्या भूमिका देखते थे? क्या उन्हें बहुसंख्यवादी शासन के अंतर्गत केवल किराएदार या दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहना था, या वो एक राष्ट्र के भविष्य में बराबरी के हकदार थे? सावरकर ने सबके लिए समान अधिकारों का समर्थन करते हुए कहा, भारतीय राज्य पूरी तरह भारतीय रहे। यह धर्म तथा वर्ण के चलते किसी के साथ मताधिकार, जनसेवाओं, दफ्तरों, कर प्रणाली के आधार पर द्वेषपूर्ण भेदभाव न करे। किसी व्यक्ति के साथ हिंदू या मुस्लिम, ईसाई या यहूदी की पहचान न थोपी जाए। सभी भारतीय नागरिकों का आमजन के बीच उनके धर्म या जातीय प्रतिशत के बजाय उनकी वैयक्तिक क्षमता के आधार पर आकलन हो। भारतीय राज्य की भाषा और लिपि राष्ट्रीय भाषा और लिपि हो जिसे बहुसंख्यक समझते हैं, जैसा कि दुनिया के प्रत्येक देश में होता है। जाति या समुदाय, वर्ण या धर्म से इतर एक व्यक्ति एक वोट आम सिद्धांत रहे। एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा, मेरा विचार है कि स्वतंत्र भारत के भावी संविधान में जब भी वह संभव हो
कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति समान हो, फिर वह किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो। मैं विधानसभाओं में 4 हिंदुओं के लिए 5 वोट नहीं मांग रहा। आज हमारी विधानसभाओं में 4 मुस्लिमों के लिए 6 वोट डाले जाते हैं। क्या यह अनुचित नहीं? राजनीति में धर्म का विलय बर्बादी का मिश्रण तैयार करता है और मैं इसे दूर करने और सबके लिए समानता के लिए लड़ूंगा, ताकि हिंदू समुदाय को ऐसी पक्षपाती नियमों और शर्तों की रुकावट न झेलनी पड़े, बल्कि समान मानदंड तैयार हों। 30 दिसंबर 1937 को कर्णावती में हिंदू महासभा के 19वें वार्षिक सत्र में सावरकर को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने सावरकर को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। सावरकर ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए इससे इनकार कर दिया। 1938 में सावरकर भारत भर के दौरे पर निकल गए। 5 अप्रैल 1939 को सावरकर के लंदन के दिनों के साथ ही क्रांतिकारी हरदयाल की अमेरिका के फिलाडेल्फिया में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की खबर को अधिकांश समाचार पत्रों ने नज़रअंदाज किया। लाला जी की मृत्यु की घटना को उपयुक्त मीडिया कवरेज न मिलने पर सावरकर ने लिखा, जवाहरलाल को इन्फ्लुएंजा होने, गांधी के रक्तचाप के उतार चढ़ाव, उनकी नब्ज की रफ्तार पर और डॉक्टर गिल्डर ने थर्मामीटर कहाँ रख छोड़ा है जैसी घटनाओं पर भारतीय समाचार पत्र महाभारत या इलियड जैसी पावन रिपोर्टें छाप देते हैं, परंतु लाला जी की मृत्यु की खबर को 2 पंक्तियों में समेट दिया गया। 1937 में ही सावरकर के लिए नए आंदोलन का वक्त आया। जगह थी दक्षिण की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद। यहाँ करीब 82% आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन राज मुसलमानों के हाथों में था और हर किस्म का सांप्रदायिक व्यवहार हिंदुओं को झेलना पड़ता था। जनवरी 1938 में हैदराबाद में हुए व्यापक दंगों में रियासत की पुलिस की मदद से हिंदुओं पर सामूहिक अत्याचार किए गए और फिर अनेक शरणार्थियों ने सावरकर से मिलकर हैदराबाद में जारी हिंदू दमन के खिलाफ हिंदू महासभा से मदद मांगी। सावरकर के निर्देश पर सेनापति बापट ने 23 सितंबर 1938 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। उन्हें हैदराबाद पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1938 में सावरकर शोलापुर में अखिल भारतीय आर्य कांग्रेस की सभा में शामिल हुए। जनवरी 1939 के अंत से विशेष तौर पर आर्य समाजी समूह हैदराबाद पहुंचने लगे। अप्रैल 1939 में शोलापुर में आर्य समाज के नेताओं और सावरकर के बीच बैठक हुई। आखिरकार निजाम को झुकना पड़ा और 19 जुलाई 1939 को सुधार लागू किए गए। अगस्त में निजाम सरकार ने धार्मिक सम्मेलनों, बैठकों, यात्राओं और सार्वजनिक उपासना स्थलों के संबंध में छूट की एक नई विज्ञप्ति जारी की और सभी कैदियों को भी रिहा कर दिया। एक सवाल सावरकर द्वारा हिंदुओं की मिलिट्री ट्रेनिंग की वकालत करने का भी है। दरअसल अंबेडकर ने 1930 में ही कहा था कि मुस्लिम ब्रिटिश भारत में पैदल सेना का 36% और घुड़सवार सेना का 30% हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए यह चेतावनी नुमा है। भविष्य के हिंदू मुस्लिम संबंधों को ध्यान में रखकर सावरकर ने हिंदुओं को अधिक से अधिक संख्या में सेना में भर्ती होने पर जोर दिया। अब बात दूसरे विश्व युद्ध से उपजी राजनीतिक परिस्थिति पर। 18 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इस शर्त पर ब्रिटेन को सहयोग का वायदा किया कि भारत में कोई भी संवैधानिक प्रगति बिना मुस्लिम लीग की रजामंदी के नहीं होगी। 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने कांग्रेस शासन से मुसलमानों की आज़ादी के उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस समारोह आयोजित किया, क्योंकि प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने कुछ महीने पहले विश्व युद्ध के शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। कलकत्ता में दिसंबर 1939 में सावरकर ने कहा, आज का मुक्ति दिवस बीते कल के खिलाफत दिवस का अनिवार्य तार्किक नतीजा है जिसे कभी कांग्रेस ने मनाया था। सावरकर ने कांग्रेस से तुष्टीकरण की नीति बदलने की अपील की।
जब 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में करारदाद पाकिस्तान यानी पाकिस्तान रिजोल्यूशन पेश किया गया तो सावरकर ने पाकिस्तान योजना की भर्त्सना न करने पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की और कहा कि पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 11 अप्रैल 1941 को मद्रास में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सत्र में पेरियार और अन्य द्रविड़ नेताओं से घिरे जिन्ना ने एक और अलग राज्य की मांग रखी, द्रविड़िस्तान। सावरकर ने कांग्रेस को चेताते हुए अनिष्ट का संकेत पढ़ने को कहा, क्योंकि भारत के छोटे छोटे टुकड़े करने के विचार का खुलकर विज्ञापन किया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस और महात्मा गांधी ने पाकिस्तान की मांग पर स्पष्ट विरोध करने के बजाय कभी तुष्टीकरण और कभी बीच बचाव की नीति अपनाई। 4 मई 1940 को अपने समाचार पत्र हरिजन में गांधी ने लिखा, मैं किसी भी दिन अंग्रेजी शासन के बजाय मुस्लिम शासन को तरजीह दूंगा। पाकिस्तान विदेशी वर्चस्व से खराब नहीं हो सकता। यदि भारत के मुसलमान प्रस्तावित बंटवारे पर जोर देते हैं तो अहिंसक व्यक्ति होने के कारण मैं उसे जोर देकर रोक नहीं सकता, परंतु मैं बंटवारे का समर्थक नहीं बन सकता। सावरकर ने इस तरह के बयानों का तीव्र विरोध किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस जो खुद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती है, उसने इन पंक्तियों में भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता की पीठ में छुरा भोंका है। जब मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा तो बाकी राजनीतिक दलों की तरह 28 मार्च को नई दिल्ली स्थित क्वीन विक्टोरिया रोड निवास में सावरकर, मुंजे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिनिधिमंडल ने हिंदू महासभा की ओर से क्रिप्स से मुलाकात की। सावरकर ने क्रिप्स से कहा कि बंटवारे के रूप में मुक्त भारत के लिए मौत का फरमान करने वाली धाराएं उन्हें बिल्कुल अस्वीकार हैं। बैठक से बाहर आते हुए सावरकर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, हम आखिर तक पाकिस्तान के विचार के खिलाफ लड़ेंगे। इसके बाद 1857 स्वतंत्रता संग्राम की जयंती के अवसर पर 10 मई 1942 को हिंदू महासभा ने देश भर में पाकिस्तान विरोध दिवस का आयोजन किया। सावरकर के सचिव बालाराव के अनुसार जब जून 1940 में सुभाष बोस सावरकर से मिलने बंबई आए तो सावरकर ने उनसे हिंदू मुस्लिम एकता की मरीचिका के पीछे भागने के बजाय युद्ध में ब्रिटेन के दुश्मनों जापान, जर्मनी और इटली से मदद लेने की सलाह दी। लेकिन हिटलर और नाजीवाद पर उनके विचार स्पष्ट थे। उन्होंने कहा, हमें किन्हीं सैद्धांतिक या किताबी कारणों की बुनियाद पर नाजियों या बोल्शेविकों या लोकतांत्रिकों से नफरत या प्रेम नहीं करना चाहिए। यह कहने का कोई कारण नहीं बनता कि नाजी होने के कारण हिटलर शैतान है या लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाला चर्चिल देवता स्वरूप। जर्मनी जिन परिस्थितियों में था, नाजीवाद बिना शक उसका रक्षक साबित हुआ। रूस के लिए बोल्शेविज्म मुफीद रहा है और हम जानते हैं कि अंग्रेजी लोकतंत्र के लिए हमने क्या कीमत चुकाई है। 1941 में हिंदू महासभा का वार्षिक अधिवेशन बिहार के भागलपुर में होना तय हुआ था। सितंबर के अंत में भागलपुर के कमिश्नर ने महासभा को सूचित किया कि उन्हीं दिनों बकरीद उत्सव के कारण सांप्रदायिक तनाव की संभावना को देखते हुए वो हिंदू महासभा के अधिवेशन पर पाबंदी लगा रहे हैं। सावरकर ने कहा कि वह सत्र को 26 दिसंबर तक पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि सरकार को 30 दिसंबर या उसके बाद बकरीद के मौके पर सुरक्षा के लिए 4 दिन मिल जाएं। उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि बिहार की 90% आबादी हिंदुओं को महासभा का सत्र आयोजित करने की अनुमति न दी जाएगी। इससे कुछ पहले ही मद्रास में मुस्लिम लीग को सत्र की अनुमति थी और हिंदुओं को 95% जनसंख्या के बावजूद घरों में रहने के लिए कहा गया था। 24 दिसंबर दोपहर 2 बजे बिहार में गया पहुंचने पर पुलिस ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत सावरकर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गया केंद्रीय कारागार में रखा गया। 3 दिन बाद महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष और बंगाल के नए वित्त मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भागलपुर के निकट कोलगोंग नामक एक छोटे रेलवे स्टेशन पर हिरासत में ले लिया गया। सत्र के दूसरे दिन की रात तक करीब 1000 प्रतिनिधि और नेता
गिरफ्तार हुए थे। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। सावरकर के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा ने अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। सावरकर ने कहा कि यदि ये नारा सचमुच भारतीय स्वतंत्रता की सच्चे मायनों में मांग करता है तो मैं भारत छोड़ो नारे को मानता हूँ, परंतु गांधी द्वारा उसकी व्याख्या को मैं पूर्णतया नाकाफी और असंतोषपूर्ण मानता हूँ। अगस्त के आखिर में महासभा ने भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की धमकी दी, पर ऐसा किया नहीं। इस आंदोलन से अलग थलग रहने का राजनीतिक नुकसान सावरकर और महासभा दोनों को उठाना पड़ा। गांधी और नेहरू से वैचारिक मतभेद होने के बावजूद जब नेहरू को जेल में डाला गया तो सावरकर ने ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे प्रत्येक देशभक्त के लिए सदमा बताया और कहा, मेरे मन में पंडित जवाहरलाल जी के राष्ट्र प्रेम और मानवीय प्रयोजनों के लिए गहरी श्रद्धा है, जो उनके सार्वजनिक जीवन की प्रेरणा रहे हैं। सिद्धांतों और नीतियों के अंतर के बावजूद, जिनके कारण हमें भिन्न मोर्चों के अधीन काम करना पड़ रहा है, मैं बतौर हिंदू सभावादी अपने कर्तव्य से चूकूंगा यदि मैं उनके राष्ट्र प्रेम और मानवीय प्रयोजनों के लिए गहरा आभार व्यक्त न करूं, जिन्होंने सदा पंडित जवाहरलाल जी के सार्वजनिक जीवन को प्रेरित किया है और उनके कष्टों के प्रति भी जो उन्हें निरंतर झेलने पड़े हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में अगस्त 1942 में समूचे कांग्रेसी नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया तो सावरकर ने सांत्वना से भरा एक बयान जारी किया, अपरिहार्य होकर ही रहा। कांग्रेस के महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे अग्रणी और राष्ट्रभक्त नेता और कांग्रेस के सैकड़ों अन्य नेता गिरफ्तार किए गए और कारागार भेजे गए। राष्ट्रभक्ति मनोरथ के कारण उनकी पीड़ाओं पर उन्हें हिंदू संगठनवादियों की निजी संवेदनाएं अर्पित की जाती हैं। 22 फरवरी 1944 को जब महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा का निधन हो गया तो अपने सांत्वनापूर्ण संदेश में सावरकर ने गांधी को लिखा, भारी दिल से मैं कस्तूरबा के निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ। एक विश्वसनीय पत्नी और स्नेहिल माता, ईश्वर और मानव की सेवा में उनका अवसान उत्कृष्ट रहा। पूरा देश आपका दुख बांट रहा है। गांधी को मई 1944 में जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई पर संतोष व्यक्त करते हुए सावरकर ने 7 मई 1944 को प्रेस वक्तव्य दिया। समूचे देश ने इस सूचना से राहत की सांस ली कि सरकार ने गांधी की बढ़ती आयु और हालिया गंभीर बीमारी के कारण गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। मुस्लिम लीग को दूर रखने के लिए और बंगाल के हिंदुओं को बचाने के लिए सावरकर और मुखर्जी ने बंगाल की प्रांतीय सरकार के संगठन में फजलुल हक से जुड़ना बेहतर समझा, जो उस समय अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। इस तरह 12 दिसंबर 1941 को सावरकर की सम्मति से नए कृषक प्रजा पार्टी और महासभा के प्रगतिशील गठबंधन मंत्रिमंडल ने शपथ ली। इस फैसले की खूब आलोचना हुई, लेकिन इससे बंगाल में सत्ता में भागीदारी के कारण हिंदुओं की सुरक्षा आसान हो गई थी। उनकी पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि मुखर्जी बंगाल के वित्त मंत्री बने, लेकिन महासभा और कृषक प्रजा पार्टी के बीच गठबंधन चला नहीं और 1 वर्ष से भी कम समय में 20 नवंबर 1942 को मुखर्जी ने हक मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 1 सितंबर 1943 को सावरकर ने भारत भर में अखंड हिंदुस्तान और पाकिस्तान विरोधी सप्ताह का आयोजन किया। इस दौरान श्री राजगोपालाचारी के बंटवारे संबंधी प्रस्ताव के विरोध में 5000 बैठकें और 50,000 हस्ताक्षर एकत्र किए गए और सावरकर ने एक व्यापक पाकिस्तान विरोधी राजनीतिक मोर्चा गठित करने के लिए काम किया। अखंड हिंदुस्तान लीडर्स कॉन्फ्रेंस नामक इस मोर्चे में उनकी पार्टी सहित सभी सिख दल, लिबरल पार्टी, आर्य समाज, डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी और अन्य कई छोटे दल शामिल थे। 1943 में सावरकर ने बिलासपुर में महासभा के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया और अध्यक्षता मुखर्जी को सौंप दी।
8 फरवरी 1944 को देश के राजनीतिक अधिकारों पर उनके विचार जानने के लिए अमेरिकी उप वाणिज्य दूत थर्स्टन ने सावरकर से भेंट की। सावरकर ने कहा, मुझे डर है कि रिहा होने पर प्रमुख कांग्रेसी नेता सब पाकिस्तान को हरी झंडी दिखा देंगे। 8 फरवरी 1945 को सावरकर अपने बीमार बड़े भाई से मिलने सांगली पहुंचे। बाबा राव की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। लंबी पीड़ा के बाद 16 मार्च 1945 को गणेश सावरकर या बाबा राव की मृत्यु हो गई। इसी समय महासभा को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेला जा रहा था। वायसराय लॉर्ड वावेल ने वायसराय की परिषद के पुनर्गठन के लिए जून 1945 में शिमला में सभी दलों के 21 नेताओं को एक राजनीतिक वार्ता में बुलाया। इस सर्वदलीय सम्मेलन में महासभा या सावरकर को नहीं बुलाया गया। तब तक सुभाष बोस के नेतृत्व में जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज तैयार हो चुकी थी। 25 जून 1944 को सुभाष बोस ने सिंगापुर से रेडियो संदेश में सावरकर का नाम लिया। जब सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज अपने लक्ष्य में असफल हो गई और आज़ाद हिंद फौज के सैनिक बंदी बनाए गए, तो सावरकर ने 1 दिसंबर 1945 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली को तार भेजकर पकड़े गए सभी सैनिकों के लिए सद्भावना स्वरूप आम माफ़ी की मांग रखी। इस समय सावरकर की अपनी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। 20 जनवरी 1946 को सावरकर को दिल का घातक दौरा पड़ा, जो कुछ ही समय में पड़ा दूसरा दिल का दौरा था। 1946 के पहले 6 महीने सावरकर को पलंग पर ही बिताने पड़े। जब जून 1947 में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के बनने पर 3 जून प्लान के अंतर्गत मोहर लगाई, तो सावरकर ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने 3 जुलाई को विरोध स्वरूप काला दिवस मनाने की अपील की, लेकिन रक्त रंजित बंटवारा रोकने की राजनीतिक हैसियत सावरकर की नहीं थी। जब स्वतंत्र भारत के नए ध्वज की बात आई, तो 7 जुलाई 1947 को सावरकर ने अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और NB खरे को तार भेजकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान का ध्वज भगवा गेरुआ रंग का होना चाहिए। कोई भी ध्वज जिसमें भगवा रंग की एक पट्टी न हो हिंदुओं के सम्मान का ध्वज नहीं कहला सकता। चरखे को भी चक्र या प्रगति और शक्ति के किसी प्रतीक से बदलना चाहिए। उधर गांधी ने 6 अगस्त 1947 को लाहौर में कांग्रेसी नेताओं से बातचीत में कहा, मुझे कहना होगा कि अगर भारतीय संघ के ध्वज पर चरखे का चिन्ह नहीं होगा तो मैं उस ध्वज को सलाम नहीं करूंगा। तिरंगे पर विरोधी विचारों के बावजूद उसके संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद सावरकर ने भी राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा और सम्मान दिया। विडंबना यह है कि क्रांतिकारी दिनों से स्वतंत्रता संघर्ष में अमूल्य योगदान के बावजूद सावरकर को दिल्ली या बंबई में स्वतंत्रता दिवस उत्सवों में आमंत्रित नहीं किया गया था। बंबई में ध्वजारोहण उनके घर से कुल आधा किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने खुद इस उपलक्ष्य के आयोजन का निर्णय किया। 15 अगस्त 1947 को अपने घर की छत पर नए राष्ट्रीय ध्वज के साथ उन्होंने भगवा झंडा भी फहराया। सीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला।